हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों की मे 23 सीए फाइनल की तैयारी खूब अच्छे से चल रही होगी। गाइज यस, आई एम हियर टू शेयर अ हैप्पी न्यूज़ विथ यू ऑल। गाइज हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए फ्री फास्ट ट्रैक सेशंस लॉन्च करके रखे हैं ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस एज वेल एज ऑन अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। स्पेशल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने शुरू किया है दो टॉपिक जो ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। एवरी डे मेरा स्पेशल क्लास का शेड्यूल है 5 PM। So every day at 5 p.m. I come live on special platform to cover up your professional ethics and fiscal audit, which is on the verge of completion. एंड गाइज अगर आपको ये सेशंस अटेंड करने हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन माई अनअकैडमी प्रोफाइल एंड मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंडली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम आपको फ्री फास्ट ट्रैक सेशंस दे रहे हैं फॉर कंप्लीटिंग द मे 23 पोर्शन ऑफ सीए फाइनल ऑडिट। यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर जाकर के प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। आने वाले दिनों में जो मैं आपके साथ लेक्चर्स लेने वाली हूँ, यूट्यूब का हमारा सेशंस के शेड्यूल रहेंगे एवरी डे फ्रॉम 17th टिल 22nd 7:15 PM। ठीक है, सो 7:15 PM ये जो हमारा सेशन है यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट एंड बहुत कुछ। ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अनअकैडमी प्रोफाइल एज वेल एज दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइज without any further delay, let's get started. And wait, रुको। If at all you want to get an access of full plus classes which I have already completed on Unacademy Plus platform, you can use the code, the proud code AuditSAR to take up the subscriptions. Chaliye, now let's get started with the current topic. Let's begin. सो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमें। सो दिस चैप्टर अगेन कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहला आता है ड्यू डिलिजेंस, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फॉरेंसिक ऑडिट। अब ये तीनों चीज एक एक क्या है पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ द बुक्स। तो ये तीनों भाग में से बाकी दो को साइड में हटाओ। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं ड्यू डिलिजेंस। सो व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? अ स्मॉल एग्जांपल अबाउट ड्यू डिलिजेंस। सी इफ एट ऑल देयर इज अ पर्सन, ये एक पर्सन है जिनका बिजनेस खरीदना है मिस्टर बी को। ही इज मिस्टर ए। मिस्टर ए अपना पूरा बिजनेस जो है वो बेचना चाहते हैं एंड मिस्टर बी इज इवैल्यूएटिंग दिस प्रपोजल कि यार मिस्टर ए का जो पूरा बिजनेस है, उनका जो पूरा लायबिलिटीज, असेट्स, उनका प्लान, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स, उनका पूरा बिजनेस, हरा भरा बिजनेस मिस्टर ए चाहते हैं कि बेच दे। तो देखिए मिस्टर बी के दिमाग में शक होना जायज़ है। मिस्टर बी क्या सोच रहे हैं कि यार ये लोग जितनी लायबिलिटीज़ दिखा रहे हैं इनसे ज़्यादा लायबिलिटीज़ निकली तो ये जो असेट्स बता रहे हैं ये फेंकने वाले असेट तो नहीं है, ओवर वैल्यूड असेट तो नहीं है। हो सकता है असेट्स है रद्दी के दाम पे, असेट्स है इतनी स्क्रैप, ऑब्सोलेट, इतनी बेकार से, और ये लोग बोल रहे अरे ये तो पुराने ज़माने के असेट्स है, इसकी तो ये वैल्यू आती है ना, उसकी वो वैल्यू आती है। मिस्टर ए ऐसा कर सकते हैं। What is the reason behind selling the business? देखो अगर बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, नो पर्सन विल लाइक टू सेल द बिजनेस, है ना। तो मिस्टर ए अगर अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। सामने से चला करके मिस्टर ए भी नहीं कहने वाले हैं कि चलो चलो हमारे बिजनेस में ये फ्लॉ है, आप खरीद लो। कोई भी ऐसा डेड असेट, डेड बिजनेस क्यों खरीदेगा? सो द एरिया वेयर मिस्टर बी हायर्स एन एक्सपर्ट, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी आए हैं आपके पास और आपको कहा है कि रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट आप एक काम कीजिए, प्लीज इवैल्यूएट वेदर द प्रपोजल ऑफ बाइंग दिस बिजनेस ऑफ मिस्टर ए या फिर द परचेज कंसिडरेशन विच ही इज डिमांडिंग इज इट वर्थ। सो नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी अप्लाइंग द ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर्स। ड्यू डिलिजेंस का मतलब ही ये होता है, ड्यू डिलिजेंस इज अ प्रोसीजर वेयर the expert finds out the deal killer situation. What is deal killer? It is a win-win situation. आपके लिए, मिस्टर ए के लिए भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मिस्टर बी के लिए भी नुकसान नहीं होना चाहिए।
दोनों के लिए कुछ ऐसा पैरिटी होना चाहिए कि येस ही इज ऑल्सो हैविंग द वर्थ स्पेंडिंग दैट पीसी परचेज कंसिडरेशन, एंड मिस्टर ए फील्स कि ठीक है जितना वर्थ मेरे बिजनेस का था उतना पैसा मुझे मिल गया है. दैट इज नोन एज ड्यू डिलिजेंस. मैक्सिमम एरिया प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिन्होंने भी अपना आर्टिकलशिप में या फिर जिन्होंने भी ये सोचा है कि मैं मेरा करियर मर्जर्स एंड एक्विजिशन में बनाऊंगा, आजकल की तारीख में गाइस प्रैक्टिकली स्पीकिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर मतलब एवरी नाउ एंड देन होता है. यू लुक एट द इकोनॉमिक टाइम्स, आप कोई भी न्यूज़पेपर ओपन करके देख लो, आए दिन ये न्यूज़ेस आती रहती है कि XYZ कंपनी ने ABC कंपनी को खरीद लिया, MNOP कंपनी ने इस वाली कंपनी को खरीद लिया, वो कंपनी ने इसके साथ मर्जर कर दिया. सो व्हेन बिजनेस आर मर्ज्ड, व्हेन द बिजनेस आर अमालगमेटेड, व्हेन द बिजनेस आर टेकन ओवर, जब भी ऐसी स्थिति होती है तो हम एक एक्सपर्ट को हायर करते हैं एंड उस एक्सपर्ट को कहते हैं कि सर आप जरा ड्यू डिलिजेंस अप्लाई कीजिए एंड बताएं कि वेदर दिस प्रपोजल इज गुड और नॉट. ठीक है, दैट इज अ फर्स्ट एरिया जिसके लिए हम लोगों को पढ़ाई करनी है कि मैम जब भी आप मतलब आप खुद बीइंग अ ड्यू डिलिजेंस एक्सपर्ट, आप अगर ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो तो कौन से एरियाज में आपको फाइंड आउट करना है कि ये पॉजिटिव है, कोई हिडन लाइबिलिटीज तो नहीं है, असेट्स अननेसेसरीली ओवर वैल्यूड तो नहीं रह गए हैं, किस हिसाब से हम लोग एक्सपर्ट की टीम लेकर के जाएं, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है हमको समझ में आता है क्या, इस बिजनेस को खरीदने के बाद पछताने का समय तो नहीं आएगा, ये बिजनेस आने वाले समय पे चलने तो वाला है ना, कोई थ्रेट्स तो नहीं है ना कि ये बिजनेस अभी मैंने खरीद लिया, पता चला कल से ये बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो बैन हो गया, अरे दिक्कत तो जाएगी. तो ये सब कुछ इवेल्युएट करना कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस. अंडरस्टूड, सिंपल एज दैट. ठीक है, ड्यू डिलिजेंस को रखो अभी साइड में. अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन. अभी इन्वेस्टिगेशन क्या है समझो. व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में दो एरियाज आते हैं गाइस. इन्वेस्टिगेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. पहला आता है इन्वेस्टिगेशन अंडर कंपनीज एक्ट और दूसरा आता है इन्वेस्टिगेशन वॉलंटरी. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लोग कंपनीज एक्ट के बारे में बात करेंगे, देर आर प्रोविजंस विथ रिगार्ड्स टू सेक्शन 210, सेक्शन 212, सेक्शन 213, सेक्शन 216. ऐसे सारे एरियाज हैं जहाँ पे लीगली सेक्शंस के प्रोविजन के तहत कोई कंपनी के एरिया में इन्वेस्टिगेशन करवाया जा रहा है. सो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इंक्वायरिंग इनटू द फैक्ट्स. हम लोगों को जो शक लग रहा है ना कि ये जो फलाना फलाना कंपनी है उसमें फ्रॉड हुआ है, या फिर मिस्टर XYZ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इनको अननेसेसरी बेनिफिट मिल रहा है, तो ये सारा जो फैक्ट्स है उसको इस्टेब्लिश करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन. दिस इज डन लीगली अंडर कंपनीज एक्ट. तो दिस वाज द फर्स्ट एरिया जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन पढ़ने वाले, दैट इज इन्वेस्टिगेशन अंडर कंपनीज एक्ट. दूसरा मैंने आपको कहा वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन. ये जो वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन है गाइस, दिस वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग SFIO, हम लोग इंटरनली इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं. अब ये कंपनी के लिए भी हो सकता है, कोई एक्सटर्नल पार्टी के लिए भी हो सकता है, वैल्यूइंग शेयर्स के लिए हो सकता है, वॉलंटरीली कोई भी रीजन हो सकता है इन्वेस्टिगेशन करवाने का. तो ये पूरे पार्ट में जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, यहाँ पे हम लोग दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे एंड पूरे एरिया में वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एनी फैक्ट. जो भी फैक्ट है कि फ्रॉड हुआ है, मिस्टर ए इज अ बेनिफिशियल ओनर, मिस्टर बी के कहने के कारण कंपनी में गड़बड़ी हुई है, तो ये सारा चीज़ जो शक की बुनियाद पे शुरू हुआ है उसको एस्टैब्लिश करना का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, सो फर्स्ट वाज ड्यू डिलिजेंस, सेकंड इज इन्वेस्टिगेशन. डन, साइड में रखते हैं. थर्ड थिंग जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है वो है फॉरेंसिक ऑडिट. व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट? सी, नाम सुनते ही वो डॉक्टर सालून के जैसी फीलिंग आ जाती है, फॉरेंसिक ऑडिट. नाउ ये जो फॉरेंसिक ऑडिट है गाइस, नाउअडेज फॉरेंसिक ऑडिट इज एक्चुअली एट पीक. प्रैक्टिकली फॉरेंसिक ऑडिट बहुत सारी कंपनीज करवा रही है. प्रैक्टिकली इसका स्कोप आफ्टर बीइंग अ सीए हम आपको भी कहेंगे कि ऑप्ट फॉर द फील्ड विच इज़ नॉट मोनोटोनस. क्यों मैम फॉरेंसिक ऑडिट इज नॉट मोनोटोनस? क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट में हर बार एक नया केस, हर बार एक नया छानबीन और हर बार नई तरीके से छानबीन. सो इफ इट ऑल यू आर अ पर्सन हु कैन नॉट स्टे मोनोटोनस ऑफ फॉर द फील्ड ऑफ मर्जर्स एक्विजिशन या फिर फॉरेंसिक ऑडिट, सुपर फील्ड, वेरी ल्यूक्रेटिव, मनी मिंटिंग फील्ड एज वेल, बहुत अच्छा फील्ड है. लाइक यू विल एंजॉय परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट. नए टास्क, नए क्लाइंट्स, नए पर्सन्स, नए एविडेंसेस, सीरियस चोर पुलिस जैसी फीलिंग आने वाली. दूसरी चीज़, जब भी हम लोग फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में बात करें ना, व्हाई फॉरेंसिक ऑडिट हैज़ क्रिएटेड सो मच ऑफ हाइप, क्यों इतना ज़्यादा हाइप हुआ है फॉरेंसिक ऑडिट के केस में? क्योंकि ना
पहले लाइक नो मैं पहले भी एक बार बोल चुकी हूँ ये चीज़ कि इनिशियली देर वर पीपल जो रॉबरी करते थे गन से, मास्क वगैरह पहन करके, ऐसा सब पहन करके. नाउ ये सारा जो फ्रॉड हो रहा है इज वाया कंप्यूटर्स. सो पहले जो गन और मास्क से होता था, अब हो रहा है कीबोर्ड और माउस से. सो बिकॉज हियर द फ्रॉड, या फिर यहाँ पे अभी आज के ज़माने में जो भी सारा गलत काम हो रहा है ना, इट इज़ वाया कंप्यूटर्स, इट इज़ वाया सिस्टम्स. सो नाउ देर इज़ अ नीड फॉर हायरिंग फॉरेंसिक ऑडिटर. जो डॉक्टर सालूम के, आपने देखा होगा सीआईडी का एक हाथ दो एपिसोड भी देख लिया हो ना, तो डॉक्टर सालूम के जैसी फीलिंग तो आ ही गई होगी. सो जो डॉक्टर सालूम के वो सुराग ढूंढने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर के आते थे, वैसे ही जब भी हम लोग सिस्टम में फ्रॉड हुआ है कि नहीं, सिस्टम में कोई एरर है कि नहीं, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट करवाते हैं. द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पे ये चैप्टर में 3 भाग है. दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन. अब हम लोग डायरेक्टली शुरू कर देते हैं ड्यू डिलिजेंस. चलिए शुरू करें. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन. यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि ड्यू डिलिजेंस क्या है, वो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया. Next is due diligence. What are the reasons for carrying out due diligence? What are the areas of due diligence? What are the steps in order to carry out due diligence? This is a super important question. ये last time भी पूछा गया question था. Hidden liabilities, overvalued assets. What are the work approach? How to conduct due diligence? What are the content of the due diligence report? ये पूरा हमें पढ़ना है due diligence के लिए. तो चलो. Yeah. So सबसे पहली बात, what is due diligence? It is used to investigate proper business opportunity. क्या इन्वेस्टिगेशन करना है? प्रॉपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि नहीं. इट इज इम्प्लाइड कि जब इट इज एन इम्प्लाइड जनरल ड्यूटी टू टेक केयर. ड्यू डिलिजेंस का मतलब नॉर्मली स्पीकिंग होता है सूझबूझ, एक सूझबूझ अप्लाई करना. सो इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिव्यूज. तो हम लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं अंडर ड्यू डिलिजेंस. Investigation is in-depth, systematic study and it means inquiries into the fact. जो fact है उसमें inquiry करो और उसको establish करो. What is generally audit? Audit में हम लोग कहते हैं कि audit का मतलब होता है absolutely historical financial statements पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है. यहाँ पे जो आप इन्वेस्टिगेशन या फिर यहाँ पे जो आप प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो, देर आर मोर ऑफ प्रोसीजर्स विच आर जस्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि हमारा ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आने वाला है. सो हियर वी एक्सप्रेस, वी इन्वॉल्व द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, एंड वी एक्सप्रेस अवर ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट. तो ये है हमारा सादा ऑडिट. दिस इज ड्यू डिलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन. टॉकिंग अबाउट ड्यू डिलिजेंस, व्हाट इज द रीजन, क्यों. जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कहा कि क्यों ड्यू डिलिजेंस करवाया जाता है. इट इज टू कंफर्म दैट जो बिजनेस दिख रहा है वैसा ही है ना. सो बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी. डील किलर, जो पोटेंशियल बिजनेस है या फिर पोटेंशियल डील है, ये डील जो होने वाली है, प्रोस्पेक्ट बिजनेस जो हम बाय करना चाहते हैं, वो सही तो है ना, टारगेट कंपनी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना, कुछ गलत काम तो नहीं है. टू गेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजफुल असेट्स, टू नेगोशिएट ऑन द प्राइजेस. As I told you, due diligence is a very important part when you want to negotiate over purchase consideration. If your company is a buying company and another company is a target company, तो आप ड्यू डिलिजेंस इसके लिए कर रहे हो कि आप भाव ताव करा सको, थोड़ा बार्गेन करा सको. अरे सर आपके यहाँ पे तो असेट्स है नहीं, सर मैंने सुना लास्ट ईयर आपके ऊपर केस चल रहा था, अब अपने आप वो बंदा अपने बिजनेस का भाव गिरा देगा, है ना. सो दैट इज नेगोशिएशन ओवर द प्राइजेस टू वेरीफाई दैट ट्रांजैक्शन कंप्लाइज विथ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ऑफ एक्विजिशन. अब ये समझो, इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया. व्हेन यू बीइंग अ एक्विजिशन कंपनी, आप टारगेट कंपनी का बिजनेस हायर करना चाहते हो, आपने अपने थॉट प्रोसेस में कुछ सोच समझ करके रखा होगा कि आई वांट टू बाय अ बिजनेस विच इज सो एंड सो हैविंग पोटेंशियल. आई वांट टू बाय अ बिजनेस जिसमें ऐसा ऐसा चीज़ है, जिसमें वैसा वैसा चीज़ है. तो ये जो सारा चीज़ आपने क्राइटेरिया कुछ सेट करके रखा है, दिमाग में सोच करके रखा है. नाउ द एक्सपर्ट विल कम, evaluate the business, even he will talk, he will inquire in your thought process, inquire करेगा, information इकट्ठा करेगा कि सर आपको किस प्रकार का बिजनेस चाहिए था. then he'll give you a lead कि हाँ ये वैसा ही है जैसा आपको चाहिए था. so these are the reasons to carry out due diligence.
नेक्स्ट, व्हाट आर द एरियाज एंड द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डीडी। बचपन में जितने सब्जेक्ट हुआ करते थे आपके, वही सारे सब्जेक्ट ले लेने। कमर्शियल डीडी मतलब ड्यू डिलिजेंस ऑफ द बिजनेस, ऑपरेशन, एंटरप्राइज। फाइनेंशियल डीडी, व्हाट इज फाइनेंशियल डीडी? फाइनेंशियल डीडी का मतलब होता है कितना फाइनेंशियली स्टेबल है द कंपनी। यहाँ पे आपको रेफर करना है पॉइंट नंबर सी, जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल डीडी को डीपी इन डिटेल करेंगे। नेक्स्ट इज टैक्सेशन डीडी, टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी काइंड ऑफ डिमांड विच इज पेंडिंग, कोई लिटिगेशन है, कोई केसेस है, पिछले साल के कोई सर्च सीजर चालू है। इंफॉर्मेशन सिस्टम डीडी, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम डीडी? वैसे ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विच आर यूज्ड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वैसे ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वेदर दे आर प्रोवाइडिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन, टारगेट कंपनी जो है उसके पास सही इंफॉर्मेशन तो है ना टू वैल्यू देयर बिजनेस। लीगल डीडी, टू चेक द कंप्लायंसेस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। एनवायरमेंटल डीडी, ये जो एनवायरमेंटल डीडी है, वेरी वेरी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड। सी, एनवायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, नो नो। एनवायरमेंटल डीडी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट, द कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज क्या है। तो जो बिजनेस को हम खरीद रहे हैं ना, जो बिजनेस को हम खरीद रहे हैं उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, हाउ द हायरार्की इज फ्रेम्ड, हाउ द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज, एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ क्या है। नेक्स्ट इज पर्सोनल डीडी, व्हाट इज पर्सोनल डीडी? इन ऑर्डर टू असर्टेन the target company are competent enough and they are efficient enough. ठीक है, that is employee DD. I duly remember I made you on see ऐसे 240 में मॉम एंड कंपनी वाला एक सीन है ना, वहाँ पे पता है एक HR को काम दिया जाता था कि आप ना सारे एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट करो और 5 के रैंकिंग में रेट करो। जो भी पर्सन है जिसकी 5 से नीचे की रैंकिंग है, 3 से नीचे की रैंकिंग है, उसको हम लोग ले ऑफ कर देंगे। रिमेंबर दैट? वो क्यों करवा रहा था? क्योंकि वो कंपनी वॉज गोइंग टू बी टेकन ओवर, बाय आउट हो रहा था उसका। सो यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस करवा रहा था वो, यस, बाइंग कंपनी, कि यार आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो स्टाफ है, हमें जानना है इनका स्ट्रेंथ क्या है। सो नाउ यू जस्ट ट्राई फुलफिलिंग दैट। वो पूरा सीन अगर आपको याद आ रहा है, देयर वॉज अ टारगेट कंपनी जो अपने HR को बोलता है कि भाई अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ना उसको स्केल 5 के स्केल पे रैंकिंग दो। मैम क्यों करवा रहा था? ये टारगेट कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय सम अक्वायरिंग कंपनी। ये टी कंपनी, ये है ए कंपनी। अब ये ए कंपनी क्या करवा रहा था? पर्सनल डीडी करवा रहा था। क्यों? क्योंकि उनको ये जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, क्या ये वर्थ है टू बी टेकन ओवर। ये एम्प्लॉयज़ पता चला कुछ काम के है ही नहीं। अगर एम्प्लॉयज़ काम के नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स काम के नहीं है, ये टारगेट कंपनी अपने आप में कुछ काम का नहीं। हेंस वो सीन मैंने आपको दिखाया था मॉम एंड कंपनी एपिसोड नंबर 1, राइट? सो वहाँ पे हम लोगों ने यही चीज़ देखा था कि टारगेट कंपनी अपने HR को बोलता है कि भाई एम्प्लॉयज़ को स्केल करो 5 की स्केल में, जो भी 3 के नीचे उसको ले ऑफ कर देंगे। रिमेंबर दैट? मैंने 240 में सिखाया था ये, क्योंकि ले ऑफ के डर से लोग फ्रॉड करते हैं। ले ऑफ के डर से ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फ्रॉड करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे ऑपोजिट, ये ले ऑफ, ये ड्यू डिलिजेंस वाला यहाँ का था पर्सनैलिटी। ठीक है, ये मैंने आपको 240 के टाइम पे भी पढ़ाया हुआ था। दैट इज पर्सनल डीडी। सो व्हाट आर द एरियाज एंड द टाइप्स ऑफ डीडी? Environmental DD, taxation DD, legal DD, personnel DD, information technology DD, financial DD, and commercial DD. Next, talking about financial DD, what is financial due diligence? Financial due diligence में there are areas which are required to be covered, जैसे कि brief history of promoters, who were the one who set up this business. येस बैंक में ना एक फ्रॉड हुआ था, येस बैंक में एक फ्रॉड हुआ था, तभी ना येस बैंक के जो ओनर्स थे, 2 persons, now I am not trying to correlate that, going much in deep detail. आप खुद एक बार पढ़ लेना गाइज उसको। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग जो प्रमोटर्स, द ओनर्स, यहाँ पे यहाँ तक न्यूज़पेपर में बातें चली थी कि दे वर वंस अपॉन अ टाइम एम्प्लॉय ऑफ सम बैंक।
तब जाकर के उन्होंने वो बैंक से फ्रस्ट्रेट होकर के दे स्टार्टेड ओपनिंग देयर ओन बैंक, उन्होंने खुद का बैंक खोल लिया, एंड दैट वाज अ यस बैंक. दैट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रमोटर. मैम ये अचानक से हिस्ट्री में क्यों जाना है हम लोगों को? क्योंकि हिस्ट्री सजेस्ट कि बिजनेस का एथिक्स क्या होगा, हिस्ट्री सजेस्ट कि बिजनेस कौन से लेवल पे चल सकता है, हिस्ट्री सजेस्ट कि जो प्रमोटर्स है उन लोगों ने घबला करके बिजनेस बेचने का तो नहीं सोचा. सो दैट इज द फर्स्ट वेरी पॉइंट, बैकग्राउंड एंड द हिस्ट्री ऑफ प्रमोटर्स. सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज बार बार चेंज की है क्या टू शो द फेक पिक्चर्स और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, extraordinary item, hidden liabilities, cash from operating in the financial activities, compliances whether with laws, regulations, rules, perform taxation DD. मैम फाइनेंशियल DD में टैक्सेशन DD आता है. हाँ, आज मैं कहने की कोशिश करूँ कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? आप मुझे शायद अगर सामने से बोल दो मैम आप एक चीज़ भूल रहे हो, आपके खिलाफ केस भी तो है, तो बैंक बैलेंस धरा का धरा रह जाएगा. अगर टैक्स का कोई केस चालू है, करोड़ों रुपए की पेनल्टी दे दी, ये सारा बैंक बैलेंस चला जाएगा. सो दैट इज परफॉर्म टैक्सेशन DD. परफॉर्म मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय DD, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन. फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का एक और पॉइंट समझाती हूँ मैं. आपने स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसे कोई सम्स देखे होंगे जहाँ पे टारगेट कंपनी जो है उसके नेक्स्ट 10 ईयर्स के डेटा दिए हैं, 1 2 3 10 ईयर्स के डेटा दिया है. विच डेटा दिस इज, ये डेटा में उन्होंने प्रॉफिट बताया है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इतना है, इतना इतना अमाउंट दे करके रखा है. आप क्या करते हो, आप जब भी रियल वर्थ ऑफ अक्वायरिंग कंपनी फाइंड करने की कोशिश करते हो, अक्वायरिंग कंपनी का ये जो 10 ईयर्स का फोरकास्टेड प्रॉफिट है, आप उसको मल्टीप्लाई करते हो विद डिस्काउंटिंग रेट, ब्रिंग दैट वैल्यू टू द प्रेजेंट वैल्यू. जो वैल्यू है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने की कोशिश करते हो, एंड ये प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आप देखते हो कि ठीक है, ये जो XYZ बिजनेस है उसका नेक्स्ट 10 साल का वर्थ 2 करोड़ रुपया है. देन यू ट्राई एडजस्टिंग थिंग्स, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इतना बढ़ जाएगा, टैक्सेशन इतना कम हो जाएगा, ये खर्चा कम होगा, ये खर्चा बढ़ जाएगा, एंड देन यू कंक्लूड के ठीक है बेस्ड ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट व्हाट शुड बी द परचेज कंसिडरेशन, व्हाट इज द रियल वर्थ ऑफ दिस बिजनेस, राइट? सो व्हाट इज दिस? दिस इज फाइनेंशियल प्रोजेक्शन. इसको हम लोग कहते हैं नेक्स्ट 10 साल का आपने क्या किया, प्रोजेक्शन किया है. सो दिस इज फाइनेंशियल प्रोजेक्शन. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैंने बच्चों आपको बोल दिया यू फाइंड आउट हिडन लायबिलिटीज और ओवर वैल्यूड एसेट. यहाँ पे बस एक छोटा सा करेक्शन, रेफर D. या सो हिडन लायबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूड एसेट. व्हाट इज हिडन लायबिलिटीज? हिडन लायबिलिटीज का मतलब होता है ये वो लायबिलिटीज है जो कंपनी ने फेस फ्रंट दिखाई नहीं है. तो यू हैव टू इवेल्युएट कि कोई अनडिस्क्लोज्ड गारंटी तो नहीं. देर आर कंपनीज जिन्होंने इंडेमनिफिकेशन बॉन्ड साइन किए हैं. फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है XYZ कंपनी ने अपनी सारी सब्सिडरीज को बोल करके रखा है कि सब्सिडरीज आप चिंता ना करें, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी लॉस होगा तो हम बेयर करेंगे. ठीक है, अब ये है लेटर ऑफ गारंटी, ये है इंडेमनिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट. फिलहाल के लिए सब्सिडरीज में कोई लॉस नहीं हुआ है, इनको लॉस का भुगतान करने नहीं आया. बट अगर आने वाले समय पे ये बिजनेस आपने खरीद लिया और सब्सिडरी को लॉस हो गया तो ये लॉस आपको भुगतना पड़ेगा. दैट इज हिडन लायबिलिटीज. तो देर आर सम कंपनीज जिन्होंने सब्सिडरी के बिजनेस पे अग्री करके रखा है कि वी विल इंडेमनिफाई ऑल योर लायबिलिटीज फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड. कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं बताया है, तो ये सारा चीज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हिडन लायबिलिटीज. सो एनी वारंटी, प्रोडक्ट डिस्काउंट, लिक्विडेशन डैमेजेस, टैक्स, any kind of pending litigations, agreement to buy back shares, जहाँ पे टारगेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोल करके रखा है कि आप चिंता ना करें, नेक्स्ट 5 साल में हम ये सारे के सारे शेयर जो है वो बाय बैक करेंगे. एनी फ्यूचर लीज लायबिलिटी, लीज की लायबिलिटी आना, एनी काइंड ऑफ अनफंडेड, ये अनफंडेड वाला वर्ड है ना उसको हाईलाइट करो. व्हाट इज दिस, समझो जरा. देखिए स्टूडेंट्स, यूजुअली एम्प्लॉय बेनिफिट वाला इंड एएस हमें क्या सिखाता है कि एवरी लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी बैक्ड बाय अ सिंकिंग फंड. हम लोग एक प्लान्ड एसेट बनाते हैं फॉर एवरी एम्प्लॉय बेनिफिट, बीट PF, बीट ESIC, बीट ग्रेचुटी, है ना. तो सबके लिए हम लोग एक प्लान्ड एसेट बना करके रखते हैं सो दैट
15 साल बाद या 10 साल बाद ग्रेचुइटी की लायबिलिटी आए, हमारे पास पैसा जमा हो। इसको हम लोग बोलते हैं फंडेड ग्रेचुइटी, मतलब ग्रेचुइटी पे करने का मौका आएगा 10 साल बाद, बट उसके लिए मैंने फंड जमा करके रखा है, दिस इज अ सिंकिंग फंड। बट स्टूडेंट्स, अगर हमने ये लायबिलिटी के लिए कोई फंड जमा नहीं किया, ये बिजनेस आपने खरीद लिया, बिजनेस के साथ साथ लायबिलिटी भी आपकी हो जाएगी, बिजनेस के साथ साथ लायबिलिटी भी आपकी हो जाएगी, जिसके सामने फंड नहीं है, दिस इज हिडन लायबिलिटी, जिसके सामने फंड नहीं है। सो दिस इज अनफंडेड ग्रेचुइटी, सुपर एन्युएशन, लीव सैलरी, जिनके लिए कोई प्लान्ड एसेट बना करके नहीं रखा है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी क्लेम्स। और व्हाट इज एनवायरमेंट प्रॉब्लम? एनवायरमेंट प्रॉब्लम का मतलब होता है वेर इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट में देर आर ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स, बिजनेस पॉलिटिक्स हो रहा है, लेबर क्लेम्स, बहुत सारे लेबर क्लेम्स है अंडर नेगोशिएशन, ठीक है। सो देर आर थर्ड पार्टी क्लेम्स, एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ केसेस विच आर गोइंग ऑन, ह्यूज लेबर क्लेम्स विच आर पेंडिंग अंडर लिटिगेशन। नेक्स्ट इज ओवर वैल्यूड एसेट। व्हाट इज ओवर वैल्यूड एसेट? ऐसी एसेट जिसकी खुद की कोई कीमत नहीं है, बट फाइनेंशियल एसेट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओवर वैल्यू करके बताया। फॉर एग्जांपल इंटेंजिबल, जन्मों से कंपनी बता रही है पेटेंट, आज पेटेंट का कोई दाम ही नहीं है यार, आपने इंटेंजिबल बता करके रखा है, इंटेंजिबल हैविंग नो वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स अननेसेसरी आपने कैरी कॉस्ट के नाम पे वैल्यू करके रखा है, जबकि आज की तारीख पे वो इन्वेस्टमेंट बेचने जाना है, कौड़ी के भाव नहीं बिकेगा वो, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट कॉस्ट, जबकि मार्केट वैल्यू इज लो। Any kind of unfructuous capital expenditure, what is that? Not fruitful. These are the expenditures which are waste, these are the sunk cost. अब ये कॉस्ट मैंने अपने बैलेंस शीट में एसेट के नाम पे रख करके रखा है, बट इसका कोई फायदा नहीं है, ये मुझे भी पता है। स्लो मूविंग इन्वेंट्री, ऑब्सोलेट प्लांट्स, ग्रुप बैलेंसेस अंडर रिकंसिलिएशन। व्हाट इज ग्रुप बैलेंसेस अंडर रिकंसिलिएशन? सब्सिडरी ने अपने होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेचा, अब सब्सिडरी ने अपने होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेचा, ये तो ऐसी बात हो गई, एक पॉकेट से पैसा निकाल करके दूसरे पॉकेट में रखना, उसमें भी आपने मार्जिन जोड़ दिया, ये कोई रियल मार्जिन है क्या? नहीं है। सो दैट इज ओवर वैल्यूड एसेट। सो देर आर टू थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी बाय हार्टेड, हिडन लायबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूड एसेट। Some points to be kept in mind while conducting DD. This is an important question, students. ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि देर आर सम पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड while you are conducting DD. Open mind, best team, covering all the areas, resources in order to obtain all the evidences. मतलब क्या है? ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करते समय यू नीड टू टेक केयर कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज है कि नहीं। रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, द रिपोर्ट शुड नॉट बी कीप ऑन ब्लैबरिंग थिंग्स, नो, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, टू द पॉइंट अप्रोच रखो, टू द पॉइंट रिपोर्ट रखो एंड कंक्लूड इट, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू शुड कीप इन माइंड while conducting due diligence. Best thought process like open mind, best team, covering all the areas of audit, due diligence, obtain evidences and उसके लिए जो enough resources चाहिए, risk management approach and comprehensive reporting. Next, work approach के केस में ना students, there are some small points which you should just keep in mind. Whenever you try performing due diligence, your approach should be such that आपको डिफाइन करना है कि आपका स्कोप क्या है, यू वर्क फॉर द पर्पस एंड यू गिव द रिजल्ट्स। तो डिफाइन द क्राइटेरिया, डायग्नोज द एरिया, आप रिपोर्ट डिलीवर करो, डिजाइन द वर्क, डिस्कवर न्यू थिंग्स, ट्राई डिफेंडिंग योर कंपनी, जिस कंपनी के लिए आपने डीडी किया है, डिफेंड दैट कंपनी, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट परचेज कंसिडरेशन फॉर बाइंग द बिजनेस। How to conduct due diligence? Simple thing, how to conduct due diligence? Due diligence conduct करने के लिए 3 फेज में चीज़ों को बांटा है। सबसे पहला प्रिलिमिनरी, that is pre due diligence. Next is process and negotiation, and the third is closing the deal. जब भी आप प्री ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, you need to gain understanding of the transactions, assess the work, methodology, coordinate the plan, prepare a due diligence questionnaire. कि कुछ questionnaire ऐसे हैं जो आपको टारगेट कंपनी से पूछने हैं। Next is process and negotiation. This is working on site off site. What is on site off site? Inquiry hold करना, उनके बिजनेस में जाना, उनके बिजनेस प्रीमाइसेस को विजिट करना, रिपोर्टिंग बनाइए, नेगोशिएशन टर्म्स को बनाइए। व्हाट इज नेगोशिएशन टर्म्स? कई बार आपने देखा होगा ड्यू डिलिजेंस ऑफिसर क्या करते हैं, रेंज दे देता है,
सर मैक्सिमम हम लोग 300 करोड़ दे सकते हैं ये बिज़नेस को, मेरे हिसाब से ये 275 करोड़ के आसपास की डील होनी चाहिए। तो जस्ट मेक श्योर दैट आप जो नेगोशिएशन करें वो 275 से लेकर के 300 के बीच में, दैट इज़ नेगोशिएशन टर्म्स बनाना, रेगुलर अपडेट्स लेना, एंड देन क्लोजिंग। आई एम वेरी श्योर आपने इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर आईपीसीसी लेवल पे या फिर अभी भी सीए फाइनल पे यू पास क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ टारगेट कंपनी, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अक्वायरिंग कंपनी, है ना? What is that? That is a closing process. Once a deal is cracked, once the business is taken over, उनके सारे assets अब हमारे, उनकी सारी liabilities अब हमारी हो जाएगी. So preparation of the review of closing documents, post closure transaction review करना, investment in the price adjustments procedures etc. तो जो PC दिया है उसके entries पास करना, उसको adjust करना. Next, what are the content of due diligence report? The last point of due diligence. कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस में स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जीक्यूटिव समरी, हिस्ट्री ऑफ प्रमोटर्स, व्हाट ऑल एरियाज यू हैव परफॉर्म्ड इन डीडी, वो सारा रिपोर्ट में आएगा. फाइनेंशियल डीडी, टैक्सेशन डीडी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डीडी, पर्सोनल डीडी, एनवायरमेंटल डीडी, स्वॉट एनालिसिस, हिस्ट्री ऑफ द टारगेट, फ्यूचर प्रोजेक्शन, कोई चार्जेस, लीन, मॉर्गेज, असेट्स, प्रॉपर्टी, उन सब का स्टेटस. तो ये सब कुछ विल फॉर्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट. समझ में आया? पक्का श्योर? इजी. So there you complete the first very part of due diligence. Now going through investigation. Yeah. So investigation. What are the steps involved in investigation? सबसे पहला जैसे ड्यू डिलिजेंस में किया था, डिटरमाइन द स्कोप, ऑब्जेक्टिव वगैरह डिफाइन कर लो. तो डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द फॉर्मुलेशंस, ओके, हाउ विल, frankly speaking, इन्वेस्टिगेशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस गाइस. वी कैनॉट जस्ट हैपजार्ड तरीके से स्टार्ट विद इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज इंक्वायरिंग इनटू फैक्ट्स. वी कैनॉट डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन. कहीं पे अपने एविडेंसेस के बेसिस पे या फिर अपने गलत रिपोर्ट के बेसिस पे रॉन्ग पर्सन को सजा भी ना हो जाए या फिर रॉन्ग पर्सन बच भी ना जाए, है ना? तो फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोग्राम, एग्जामिनेशन इन द स्टडीज ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स, इसके बेसिस पे भी आपको एविडेंसेस मिलेंगे. एनालाइज, प्रोसेस, बेसिकली यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. सो अगेन आई विल जस्ट टेक यू थ्रू दैट स्टेप्स, जहाँ पे कोई ना कोई मूवी में आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि जो एविडेंसेस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फ्रेंकली जो एविडेंसेस मिलता है उस पर जो पुलिस है वो उसको एक बुलेटिन पे लगाता जाता है. वो सारे एविडेंसेस मिलने के बाद ही ट्राइज ओके टाइंग अ थ्रेड कि ओके यहाँ से ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, अब हमको लगता है यहाँ पे ऐसा होना चाहिए. सो व्हाट इज दैट? फाइंडिंग्स जो हमको मिली है ना, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करो सो दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट नेक्स्ट. Prepare the report and draw up the conclusion. So these are the 5 steps procedures whenever we talk about investigation. Important issues to be kept in mind by the investigator while preparing report. So what is while preparing report? As I told you, your report should be as concise as possible. Your report should not have jargon. ऐसा नहीं है बोलना चाहते हो कुछ और, आप बोल गए हो कुछ और, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपरकेशंस होता है ये होगा लीगल प्रोसीजर्स, है ना? तो मासूम को सजा भी नहीं दिलाने और जो कल्प्रेट है उसको छोड़ना भी नहीं. सो मेक श्योर योर रिपोर्ट इज अ टूल जिसकी वजह से या फिर जिसके बेसिस पे केस कंक्लूड होने वाला है. सो यू शुड नॉट हैव टेक्निकल जार्गन्स. अवॉइड द स्टेटमेंट्स विच कुड हैव बीन मेंट इन द ड्यूअल सेंसेस. इसका ये भी मतलब होता है, इसका ये भी मतलब होता है, ऐसे स्टेटमेंट यूज ना करें. जो भी रियल फैक्ट्स है, जो भी रियल फाइंडिंग्स है, उसी के बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दें. सो चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिगेटर इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट? पॉइंट नंबर 1, द रिपोर्ट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग विच इज नॉट रेलिवेंट. एवरी वर्ड एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्युटली कंसिडर्ड एकदम ही प्रॉपरली. डिफरेंट मीनिंग, जो भी दो मीनिंग वाले स्टेटमेंट्स है या ड्यूअल इंटरप्रिटेशन वाले स्टेटमेंट्स है, उसको मिनिमाइज करना चाहिए. रेलिवेंट फैक्ट्स properly linked with evidences. एविडेंसेस के बेसिस पे, एविडेंसेस की बुनियाद पे शब्दों को रखो. अननेसेसरी ब्लैबर मत करो. जो अजम्पशंस है आपको, वो अजम्पशन को स्टेट करो. हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाले स्टेटमेंट्स जो है ना, उसको स्टेट करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ. रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशन शुड बी मेजर्ड एंड हाँ, इट शुड बी अ फैक्ट फाइंडिंग असाइनमेंट. इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन योर इमोशंस.
तो जहाँ जहाँ assumptions पॉसिबल है अवॉइड करने के, उसको अवॉइड करें. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इंपॉर्टेंट इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड बाय एन इन्वेस्टिगेटर व्हाइल प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट. अभी जो इश्यूज है ना, इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन, ये तो था इश्यूज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट. अभी जब भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तभी सबसे पहला इशू आएगा कि मैम, अगर आपको हमने हायर किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, यू विल आस्क मी, मैम मेरे को 100% का चेकिंग करना है क्या? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज अ टास्क वेर इन आई विल बी एक्सपेक्टिंग एब्सोल्यूट रिजल्ट्स. अगर मैं 100% का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो 100% का चेकिंग भी करना है क्या? यह है सबसे पहला इशू कि सिलेक्टिव अप्रोच रखे या ना रखें. सिलेक्टिव अप्रोच रखे या ना रखें, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर टास्क. अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो, सैम्पलिंग के बेसिस पे इमीडिएटली आप कंक्लूड कर पा रहे हो चीज़ों को, नो प्रॉब्लम. बट वेदर थिंग्स आर वेरी क्रूशियल, वेदर थिंग्स आर रिलेटेड टू कैश, डिफाल्केशन, थ्रेट, थेफ्ट, चोरी, ये सारा चीज़ है, यहाँ पे तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि 100% चेकिंग करना ही पड़ेगा. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन केस टू केस. सोल्यूशन क्या कहता है? The answer to this totally depends upon the circumstance which is under investigation. So if at all the auditor has to establish the amount of cash defalcated, he probably has no choice other than carefully examining all the cash vouchers. All का मतलब क्या? 100% checking. ऑन द अदर हैंड कोई प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न है, कोई छोटा मोटा अदर कंसर्न है, तो वहाँ पे अपने टेस्ट बेसिस फॉलो कर लिया तो बात चल जाएगी. Next, whether an investigation put reliance over audited financial statement, again this is going to be what is no dogmatic views are possible. Dogmatic का मतलब होता है कोई ठोस व्यू पॉसिबल नहीं है देना. क्यों, मैं बताती हूँ. अगर आपको हमने हायर किया है ये बोल करके कि बेटा ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसमें हमको लगता है कि ऑडिटर मिस्टर जी ने फ्रॉड किया है, तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन. इसी पे तो डाउट है, इसी पे तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. अगर इसी पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो इस पे भरोसा थोड़ी करेंगे, राइट? दिस इज द फर्स्ट सर्कमस्टेंस. सेकेंड सर्कमस्टेंस, अगर आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कुछ और है, द ऑडिटर हिमसेल्फ हैज परफॉर्म्ड वेरी गुड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एविडेंसेस. जो अश्योरेंस उन्होंने पाया है वो भी बहुत बढ़िया तरीके का, बहुत ही बढ़िया ठोस एविडेंसेस के बुनियाद पे दिया हुआ रिपोर्ट है. Now in that particular circumstance, you may rely over the audited financial statements. इसके ऊपर already past examination का question आ चुका है. ठीक है. So if the investigation has been launched because of some doubt in audited financial statement, there is no question of putting reliance. However, if the investigation has been requested to establish value of the business, जैसे कि हमने हायर किया कि सर हमको ना इन्वेस्टिगेशन करके चाहिए कि रियल वैल्यू ऑफ शेयर, रियल वैल्यू ऑफ गुडविल कितना होना चाहिए, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा कर सकते हो. तो अगेन हम लोग क्या स्टेटमेंट देंगे? नो डॉगमेटिव व्यूज आर पॉसिबल, ड्यूअल सिचुएशन है, पॉसिबल है ऐसा. नेक्स्ट, वेर एन इन्वेस्टिगेटर रियली रिक्वायर्स एन असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट. अब यहाँ पे देखो, whenever we are talking about investigation can be done in different fields. फिक्स्ड एसेट, स्टॉक मार्केट, इन्वेंट्रीज, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. वेर यू फील कि यहाँ पे वैल्यूअर की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो थिंक ट्वाइस कि क्या आपको यहाँ पे एक्सपर्ट की ज़रूरत है. क्लाइंट की परमिशन ले लीजिए कि क्लाइंट, आपने मुझे इन्वॉल्व किया है, मैं चाहता हूँ कि एक्सपर्ट को भी इन्वॉल्व किया जाए. मैं चाहता हूँ कि मिस्टर झुंझुनवाला, इनको यूज़ किया जाए अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स के लिए. अगर क्लाइंट कहे कि हाँ कोई बात नहीं, गो अहेड, तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी का अग्रीमेंट साइन करा करके एक्सपर्ट को लेकर के आओ. क्लाइंट कहता है नहीं सर, ये मैटर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, आई डोंट वांट द इन्फॉर्मेशन टू बी लीक्ड, स्टॉप. आप आगे इन्वेस्टिगेशन के नाम पे एक्सपर्ट को हायर नहीं कर सकते. सो ऑफन एन इन्वेस्टिगेटर may feel that there is a need to obtain the views of an expert in various fields. It would be therefore proper for an investigator to get the written general consent, underline this, general consent from the client
to refer some special matters to different experts. He should not settle the question of cost for obtaining the views of other related implications. Done, done, done. Next, investigation out of dispute and claims. अब यहाँ पे देखो, what is investigation out of dispute and claims? Dispute and claims का मतलब होता है किसी दो पर्सन, ट्रेडर कंपनी, बायर कंपनी, कस्टमर कंपनी, ये दो लोगों के झगड़ों के बीच में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया. तूने गलत किया, तूने गलत किया, तूने गलत किया. अब गलत किया किसने? अगर कोई मुद्दा, कोई केस है जिसके वजह से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, तो आपको कहा जाता है कि यू प्लीज डोंट हैव अ काइंड ऑफ बायस ओपिनियन. जो भी झगड़ा है दोनों के साइड के फैक्ट सुन लीजिए, देन यू कंक्लूड अपॉन. सो सम केसेस समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लेम्स की वजह से स्टार्ट हो सकते हैं. इट इज नीडलेस टू एम्फसाइज दैट इन्वेस्टिगेटर शुड रिमेन अबाव डिस्प्यूट. व्हाट इज अबाव डिस्प्यूट? आपको डिस्प्यूट में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी का फेवरिज्म नहीं देना है. बी अलर्ट ऑफ possible information documents which are made to you which can be prejudicial. Even the client overtly या फिर जहाँ पे हम लोग कहते हैं may try influencing the report. आज अगर हमने आपको हायर किया है कि सर मेरा झगड़ा हो गया फलाना फलाना के साथ, आप ज़रा इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना कि क्या गलत हुआ. अब भले हायर मैंने आपको किया है, पैसे मैं आपको देने वाली हूँ, आपको इंडिपेंडेंट रहना है. You should not be influenced by me, the seller of the business, जो भी फेवरिंग पोजीशन पे फेवरेबल प्राइसेस दे रहा है. सो यू नीड टू टेक केयर. आप मेच्योरली और एक्सपीरियंस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हो. मेच्योरली का क्या मतलब होता है? बचपना नहीं करना है. चलो नेक्स्ट, बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टिगेटर. The investigator should refrain from issuing any kind of speculative opinion. What is any kind of speculative opinion? कोई भी चीज़ें मेल मिलावट के नाम पे नहीं देनी. He should confine his opinion to establish the facts and nothing more. As I told you, investigation is inquiring into the facts. आज मैंने जान लिया कि यस ये कंपनी जो है उसमें फ्रॉड हुआ है, बस खत्म बात. आगे फ्रॉड कंटिन्यू होगा, शेयर मार्केट बढ़ेगा कम होगा, ऐसा कोई ओपिनियन आपको नहीं देना है. If the facts are conveyed through books, records, papers and other evidences and are not capable for being properly established, stop. Opinion मत दो, ये चलेगा, but speculative information मत दो. What is speculation? मेल मिलावट के. तो बोलते हैं क्वालिफाई कर लो रिपोर्ट को, सीधा सीधा बताओ हमको एविडेंसेस नहीं मिला है, बट डोंट गिव योर ओपिनियन ओवर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. ठीक है, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपको दिए हैं. डोंट ट्राई speculating the investor. Next, stop making futuristic statement. आप इन्वेस्टिगेशन हो, आप इन्वेस्टिगेटर हो, कोई अंतर्यामी नहीं हो. मैंने अभी अभी आपको बोला बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड फैक्ट्स आप अपना ओपिनियन दीजिए. फोरकास्टेड स्टेटमेंट्स आपको नहीं देना है. शुड नॉट प्रोजेक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स. आज की तारीख पे ऐसा है, बस दैट्स इट. आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता. Another important precaution working papers के लिए, see students, there are two important things. पहला, हम working papers रिटेन करें ना करें, हमेशा इन्वेस्टिगेटर को कहा जाता है कि भाई आप वर्किंग पेपर्स को रिटेन करके रखिए, क्योंकि कभी भी नेक्स्ट ईयर में इसको चैलेंज किया जा सकता है, कभी भी आने वाले दिनों में इसको चैलेंज किया जा सकता है. ये सही नहीं था, आपने क्या बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन किया, ज़रा रिपोर्ट बताइए. तो अगर यू आर एलिज्ड विथ नेग्लिजेंस या फिर ऐसे रिपोर्ट को चैलेंज किया जा रहा है, तो आपको आपके वर्किंग पेपर सर्व करने पड़ेंगे. आपको आपके वर्किंग पेपर सर्व करने पड़ेंगे. एंड सेकेंडली स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ एक रिस्क है, टू मिस ऑन द कॉन्फिडेंशियलिटी. अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी कोर्ट ऑफ लॉ अगर आपको बोला जाए कॉल्ड अपॉन फॉर गिविंग योर एविडेंसेस, तो आपके पास ये वर्किंग पेपर्स हो. बट हाँ, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्किंग पेपर्स जो आप स्टोर या सेव करके रख रहे हो, इट शुड नॉट ब्रीच योर कॉन्फिडेंशियलिटी. यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज, अब ये आता है नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ तक वॉज द इशूज विच वर इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशन. हर एक इंडिविजुअल पॉइंट इज वेल एलिजिबल टू बी आस्क्ड एज द रिटेल क्वेश्चन. ठीक है, डिस्प्यूट पे क्वेश्चन आ सकता है. ये ऑलरेडी अभी जस्ट जुलाई या प्रीवियस अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था
कि ऑलरेडी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इस पर भरोसा करें ना करें। तो ऐसा करके पूरा केस स्टडी बना करके दे सकते हो और फिर आपको बोल सकते हैं ज़रा गाइड करो ना ये नए इन्वेस्टिगेटर को कि 100% अप्रोच रखना है या सिलेक्टिव, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा करे ना करे, एक्सपर्ट का असिस्टेंस ले ना ले। हम लोग बोलेंगे ले लो बट परमिशन ले लो। आउट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स है तो क्या, बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टर्स, फोरकास्टिंग स्टेटमेंट्स, पेपर को सेव, वर्किंग पेपर्स को सेव करना है कि नहीं करना। इसके बाद द नेक्स्ट कंसेप्ट विच वी सी इज स्पेशल एस्पेक्ट्स in connection with the business of investigation. So what are the special aspect? Studying the overall picture of the business. जो business के ऊपर या फिर जो business के लिए आप investigation कर रहे हो उसको overall picture देख लो, whether there is an adequate cash flow, working capital, fund flow, future trends क्या है, how the profit is required to be seen, yielding कैसा होगा, 100% capacity पे business run कर रहा है कि नहीं. This is the overall picture. Next. Statement of profit and loss and balance sheet. Each and every point can be asked as a retail question. वो लोग बोल सकते हैं आपको कि सर यू आर हायर्ड एज एन इन्वेस्टिगेटर फॉर इवेल्युएटिंग द आइटम्स अंडर P&L. अब आप P&L में टर्नओवर को कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे? जो ऑडिट में पढ़ा है ना वही सेम टू सेम लिखना है यहाँ पर. अगर टर्नओवर को फाइंड आउट करना है तो कंफर्मेशन ले सकते हो, रिसीट्स चेक कर सकते हो, कैश बैलेंसेस चेक कर सकते हो, क्रेडिट वर्सेस कैश सेल्स फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रेंड देख सकते हो. तो ये सारा चीज़ स्टेटमेंट्स, ये जो आइटम है ऑफ P&L, इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे वो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है. आज आपके लिए ये पूरा पार्ट जस्ट रीड होगा फ्रॉम मॉड्यूल. आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल ऑल्सो मेक यू सी द मॉड्यूल्स एंड वहाँ पे मार्क करवाऊंगी. इंटरप्रिटेशन करना, फिक्स्ड असेट का इंटरप्रिटेशन. क्या इतना सारा फिक्स्ड असेट है, टर्नओवर के नाम पे तो कुछ नहीं है, इतना कम फिक्स्ड असेट है बट टर्नओवर तो कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं. So interpretation of results. This is a very important point. जैसे मैंने आपको ड्यू डिलिजेंस के केस में भी बताया था कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जैसा कुछ होता है. तो इफ एट ऑल यू आर आस्क्ड कि सर व्हाट आर द फैक्टर्स जिसके वजह से यू कैन डिसाइड अपॉन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, के आने वाले समय पे कितना प्रॉफिट होने वाला है या फिर इतना प्रॉफिट रिटेन होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? 4 चीज़ों से. MPTC, मध्य प्रदेश टिकट चेकर, ऐसे याद रखना. MPTC, मार्केटेबिलिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन. MPT, T स्टैंड्स फॉर ट्रेंड एंड C स्टैंड्स फॉर कंपटीशन. बोलता है ये 4 बेसिस पे, ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पे यू विल बी एबल टू डिसाइड कि टर्नओवर ऑब्वियसली ना, मार्केटेबिलिटी है कि नहीं है, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, ये प्रोडक्ट का ट्रेंड कैसा है, हर बार हर साल कितना ज़्यादा गुड्स सेल होता है, एंड लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है, मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सो वर्किंग कैपिटल को इंटरप्रेट करने के लिए हमेशा पता है वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. सो वी विल सी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, कैश. ये देखो हैज़ द रेशियो ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, जो करंट टेम्पररी ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है. आर द ट्रेड पेबल्स, दिस इज करंट लाइबिलिटीज, पेबल प्रॉम्प्टली, बैकलॉग है कि नहीं है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश पेबल्स विद द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट या फिर विद द डिस्कार्डिंग ऑफ द ओल्ड प्रोडक्ट एक्सेट्रा. ये था इन्वेस्टिगेशन का जनरल बैकग्राउंड. अब आते हैं मेन मुद्दे पे, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एज आई टोल्ड यू इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, इन्वेस्टिगेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, investigation under Companies Act and voluntary investigation. Investigation under Companies Act जो है again is further divided into 2. Investigation under section 210, 12 and 13, जहाँ पे हम normal affairs of the business के बारे में investigate करते हैं. 216 यहाँ पे CG के कहे मुताबिक आप ओनरशिप ऑफ द कंपनी के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं. नेक्स्ट, वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन. सो व्हाट इज वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन? वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन 6 एरियाज में होनी है. ये अभी होल्ड करते हैं, इसको पढ़ते ही नहीं है. पहले जो लीगल प्रोविजन है ये खत्म करेंगे, फिर इसको स्टोर करेंगे.
So investigation into the affairs of the business. This is same as your legal provision. अगर by any chance in your audit paper you see, अब तक के लिए इतना ज़्यादा रेलिवेंटली पूछा नहीं गया, सिर्फ आरटीपी में देखने मिला था ये। अगर आपके एग्जाम पेपर में इसका कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, इसको कैसा करेंगे, आपको ऑडिट का कुछ नहीं पता है, अगर आपको लॉ के प्रोविजंस भी याद आ रहे हैं ना, बिंदास लिख कर क्या, टोटली सिमिलर है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी है यहाँ पे, ठीक है। सो लॉ के हिसाब से भी अगर प्रोविजंस भी लिख करके आ गए ना फिर भी चलेगा। या सो हु कैन इनिशिएट दिस इन्वेस्टिगेशन, कौन कर सकता है, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। व्हेन ही कैन इनिशिएट दिस इन्वेस्टिगेशन सीओ मोटो, व्हाट इज सीओ मोटो, खुद से, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करवाना जरूरी है तो करवा लीजिए, या फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी रिपोर्ट फ्रॉम आरओसी, फ्रॉम द कंपनी, या फिर ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, या फिर ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। हु विल बी कंडक्टिंग दिस इन्वेस्टिगेशन, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन कंडक्ट दिस इन्वेस्टिगेशन। पार्ट बी क्या था, वो था इन्वेस्टिगेशन इन द ओनरशिप। और यहाँ पे और एक चीज़, ये अफेयर्स ऑफ द बिजनेस में दो चीज़ें हैं, जहाँ पे सीजी अफेयर्स ऑफ द बिजनेस इन्वेस्टिगेट करा सकता है, या फिर एनसीएलटी करवा सकता है। When can this investigation be initiated? When NCLT is satisfied that कंपनी ने डिफ्रॉड किया है क्रेडिटर्स को, कंपनी एक्चुअली इनकॉर्पोरेट हुई है एज अ शैम कंपनी, कोई यूजफुल पर्पस नहीं, या फिर कंपनी बहुत बार बोलने के बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है यार, तो ये दोनों ही लोग सीजी या एनसीएलटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्टेड रीजंस ओनरशिप के अफेयर्स ऑफ द कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। जो भी बंदा इज फाउंड इन फ्रॉड, पनिशमेंट मिलने वाला है एज पर 447। सो रिकैप, अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, इसमें दो चीजें हैं, हु कैन इनिशिएट, सीजी कैन इनिशिएट, कैसे, सीओ मोटो, या फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम आरओसी, फ्रॉम कंपनी और एनी अदर कोर्ट। इवन एनसीएलटी ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर आर 3 इंस्टेंसेस, व्हेन ही इज सैटिस्फाइड कि कंपनी हैज डिफ्रॉडेड क्रेडिटर्स, पर्पस सही नहीं है, या फिर इन पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ पे हमको लगता है कि यार एनसीएलटी को लगता है कि यार कंपनी ने कुछ तो गलत काम किया है, ही इज नॉट सप्लाइंग इंफॉर्मेशन, नॉट सप्लाइंग इंफॉर्मेशन। मैम ये दोनों ही जगह पे जो भी पर्सन हायर होंगे टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इनके पास क्या पावर्स होंगे, अब समझते हैं वो, उनकी क्या ड्यूटीज है और क्या पावर है। So the common points for A and B, सबसे पहला, what are the powers of investigating officer या फिर investigator, inspector? Investigation can extend up to company, उसकी holding company, holding subsidiary और any other subsidiary of its holding company. Companies Act में जो छास बोल करके रखा था ना, A के सिवाय का सब कुछ आ गया। So company, holding subsidiary of its holding company. Any body corporate having same management, it can even extend to any company which is accustomed to work as per the direction of the management of the company. Say for example, आपने कंपनी सत्यम्स का फ्रॉड करना क्या, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया है। अब देयर इज वन मोर कंपनी जो राजू रामालिंगम जी के हिसाब से चलती है, कंपनी माइटास, यू आर द इंस्पेक्टर, आप यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या आप यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो? यस, सो दैट इज द कंपनी अकस्टम्ड टू एक्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। एनी अदर पर्सन जो भी एट रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम एमडी है, डब्ल्यूटीडी है, एम्प्लॉई है, मैनेजर्स हैं, यू कैन ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जामिन देम ऑन ओथ। व्हाट इज एग्जामिनेशन ऑन ओथ? जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। एम्प्लॉय को बिठाओ, बोलो कि सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, गीता पे हाथ रख करके कसम खाए, सच बोलोगे ना, तो ऐसे करके एग्जामिन द पर्सन ऑन ओथ। ही शैल possess all the rights
which are possessed by the investigation या फिर inspector of civil court. He can obtain all the evidences outside India. He can keep the record under custody for 180 days. अगर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, this holding of the records can extend up to next 180 days. Further 180 days. Next is steps and approaches for pursuing investigation. The terms of engagement should be super clear, should not be ambiguous. He should evaluate the history of the company. He should plan the period of investigation. This is program, program बनाना, एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए कि नहीं ये कंसिडर करना, जो भी फाइंडिंग्स मिली है उसको कंसिडर करना, एंड देन यू मेक द फाइनल रिपोर्ट. सो व्हाट इज दिस, व्हाट आर द स्टेप्स इन परस्यूइंग द इन्वेस्टिगेशन. यहाँ पे खत्म होता है 200, 210, 212. अब आता है 216 पे. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्चुअली इन्वेस्टिगेट इनटू द ट्रू ओनरशिप, कि आखिर कौन है वो पर्सन जिनको रियल फायदा होता है. देर आर मूवीज, देर आर सीन्स जहाँ पे विलन का ना स्टार्टिंग में फेस नहीं दिखाते, जैसे सिर्फ पर्दे के पीछे बुरखे के अंदर मास्क पहना हुआ, सिर्फ पैर दिखा रहे हैं, शूज़ के ब्रांड दिखा रहे हैं, बस इतना ही दिखाते हैं, एंड सारी तबाही मची जा रही है, एंड देन द लास्ट एपिसोड कम्स इन, एंड तब जाकर के हीरो रिवील करता है कि कौन है पर्दे के पीछे. अब ये जो विलन जो रिवील हुआ है वो कंपनी के लिए भी ओनरशिप कहलाई जाती है. टू फाइंड आउट, टू डिटरमाइन हु इज अ ट्रू पर्सन, कौन है वो, कहाँ से वो आया, हु इज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन सक्सेस और द फेलियर ऑफ द कंपनी, हु हैज़ बीन टेकिंग अप द कंट्रोल ऑफ materially influencing the company. So, what is the scope of this investigation? Understand the scope clearly. Determine the areas of accounts. कौन से हद तक आप इंक्वायरी कर सकते हो. Establish group companies कौन है. Breach of trust हुआ है क्या, एप्लीकेशन हुआ है क्या. कई बार होता है कि लाइक दिस इज स्पेकुलेशन, सट्टाबाजी. क्रिकेट में प्लेयर्स जानबूझ करके हार जाते हैं, या अजहर मूवी आपने भी देखी है ना. सो फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो स्पेकुलेशन का कारण होता है, ऐसा कंपनीज में भी होता है कि देर आर पर्सन जो कंपनीज के फेलियर से बेनिफिटेड हो रहे हैं या कंपनी के फायदे से बेनिफिटेड हो रहे हैं. तो कंपनी जानबूझ करके ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं कर रही है, कंपनी जानबूझ करके काम करना छोड़ तो नहीं रही है. तो इन्वेस्टिगेटिंग द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एनीथिंग विच इज रिजल्टिंग इनटू द लॉसेस, जहाँ पे आम इंसान का नुकसान हो रहा है बट वो एक पर्सन है जिसको फायदा हो रहा है. एनी काइंड ऑफ नेग्लिजेंस इन डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज, conclusion can be drawn only after understanding the legal assistance and taking into consideration all the relevant evidences. So this is the scope and the extent of the investigation under section 260. Super easy. This is totally law, students. अगर आपको लगे कि हम लोगों ने थोड़ा क्विक इसको ख़त्म किया है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ रीज़न, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है द प्रोविजन विच आर कवर्ड अंडर लॉ. ठीक है, सो आज आपको इसको भी जस्ट रीड करना है. ठीक है, सो ये लीगल प्रोविजन है फ्रॉम योर लॉ सिलेबस, नॉट दैट डिफिकल्ट. सिर्फ एक बार ये RTP में ऊपर वाला क्वेश्चन आया है एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन May 14 ओल्ड सिलेबस में आया. सो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका द फर्स्ट वेरी पार्ट अंडर कंपनीज एक्ट. अब आता है वॉलेंट्री इन्वेस्टिगेशन. वॉलेंट्री इन्वेस्टिगेशन में 6 एरियाज है. बड़ा 6 एरियाज. इनकमिंग पार्टनर बैंक इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, शेयर्स को बाय करने के लिए, बिजनेस को बाय करने के लिए इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, फ्रॉड में इन्वेस्टिगेशन, एंड प्योरली एक इन्वेस्टिगेशन होना with a view of the future forecast, reviewing the profit and the future forecast. तो ऐसी 6 एरियाज है जिसमें वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. तो सबसे पहला, द फर्स्ट पॉइंट वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन में आता है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर. कॉल नहीं हो रहा है, पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है. ठीक है, तो वो इनकमिंग पार्टनर क्या चाहता है पता है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है कि यार ये लोग मेरे को मतलब मुझे इन्वेस्टिगेशन करके बताओ मुझे एडमिट क्यों कर रहे हैं.
क्यों ये लोग मुझे अपने पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं? सो मैम क्या एरियाज हम लोग एग्जामिन करेंगे? हम लोग चेक करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है उसकी गुडविल कितनी है, उनका करंट बिजनेस का शेयर स्ट्रक्चर कितना है, उनके कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है, जो पार्टनर्स है उनके खिलाफ कोई केस वगैरह तो चालू नहीं है, उनका रेपुटेशन कैसा है, रीजंस फॉर एडमिटिंग अ पार्टनर, गुडविल या फिर कैपिटल के नाम पे ये लोग कितना पैसा ले रहे हैं. So these are the areas. So attribute what are the offer terms, reasonableness, and also to play safe. Examine the history of the firm, position of the assets, liabilities, profitability, capital employed, goodwill of the firm, areas, कोई specific areas of inquiry, partnership deed. Why partnership deed? PSR वगैरह फाइंड करने के लिए, बोरोविंग्स चेक करने के लिए, कमीशन के परसेंटेज, सैलरी कितना मिलने वाला है, स्लीपिंग पार्टनर कौन है, डोरमेंट पार्टनर कौन है, ये जानने के लिए, the terms of the loan if any reasons for admission, reputation of the existing partner, and kind of contractual obligations which the firm has introduced into. इसके बाद आता है investigation on behalf of the bank proposing to advance loan to a company. अब यहाँ पे if at all there is a bank who wants to give loan to a borrower, he is asking you कि सर आप जरा इन्वेस्टिगेशन करके दीजिए कि ये borrower को पैसा दिया जाए क्या. अब आप चेक करोगे कि सर आपको पैसा क्यों चाहिए, व्हाट इज अ पर्पस, आपका एथिकल बैकग्राउंड बता दीजिए, करंट बिजनेस स्ट्रक्चर बता दीजिए, जो बिजनेस के लिए आप पैसा ले रहे हैं उसकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लीजिए. ये सारा चीज यू विल इन्वेस्टिगेट. सो क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना है, पर्पस ऑफ लोन, बिजनेस, इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, वो जो बिजनेस कर रहा है, जो बोरोवर है उसका एथिक्स कैसा है, इंटीग्रिटी कैसा है, कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट, रीपेमेंट का शेड्यूल स्ट्रक्चर कैसा है, करंट फाइनेंशियल पोजीशन, एनी काइंड ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स, एनी काइंड ऑफ ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेरियस रेशियोज विच यू कैन सी कि इसके बेसिस पे रीपेमेंट वगैरह टैप किया जा सकता है. मेनी टाइम्स यू मे हैव सीन समथिंग कॉल्ड एज सैंडविच रेशियो. लिवरेज होता है, लेवरेज, राइट. सो व्हाट इज सैंडविच रेशियो? सैंडविच रेशियो का मतलब होता है EBIT अपॉन EBT, राइट. सो वहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वगैरह आप करते हैं, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन करना. सी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज अ काइंड ऑफ मेथड जो आपने स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में खूब पढ़ा है. शेयर्स को वैल्यू करने के लिए दो तरीके होते हैं. पहला यील्ड अप्रोच, दूसरा नेटवर्थ अप्रोच, दैट इज बैलेंस शीट अप्रोच. सो यील्ड अप्रोच में आप क्या कहते हो, फ्यूचर मेंटेनेबल जो प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हो एंड उसको डिवाइड करते हो बाय नंबर ऑफ शेयर्स. नेटवर्थ जो होता है, नेटवर्थ का मतलब होता है यू क्लब इन ऑल द असेट्स माइनस ऑल द लाइबिलिटीज, उस नेटवर्थ को शेयर होल्डर्स के ऊपर, शेयर होल्डर्स के नाम पे डिवाइड करना चाहते हो. तो दैट शेयर विल हैव दैट अप्रोप्रिएट वैल्यू. तो मेथड is net worth approach, that is value of shares equals to total assets total liabilities divided by number of shares. Yield approach is present value of future maintainable profit divided by number of shares. Next, investigation on behalf of the individual or a firm who is proposing to buy a business. Now wait, यू विल हैव दिस थॉट प्रोसेस कि मैम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्यों, ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं. बच्चों ये वॉलंटरी है. जहाँ पे आपको कोई चीज़ों पे शक है, जहाँ पे आपको कोई चीज़ों पे भरोसा नहीं है, यू कैन अप्रोप्रिएटली डिसाइड कि आपको ड्यू डिलिजेंस करवाना है या इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज दिस इज वॉलंटरी इन नेचर. तो यहाँ पे एरियाज ऑलमोस्ट सेम रहेंगे. वाई इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरिड आउट? in order to enable the purchaser, it is our purchaser, to decide whether it is worthwhile to buy the business or not. So what are the areas examined? Reasons for sale, property ka lease, every hidden liabilities, every overvalued asset, ये वाला areas आप check करेंगे. Staff, patent, unexpired period of patent, customer base, goodwill. and अगर ये चीज़ कंपनी है तो कैपिटल स्ट्रक्चर, price and class of shares, dividend, any kind of mortgage, charge, lien, ये सारा चीज़ आप एग्जामिन करेंगे. More or less same to due diligence. Next is investigation in the areas of fraud. Fraud is an intentional act, frankly speaking.
इट इज़ एग्जैक्ट, ये 100% 240 याद आने वाला है. इट इज़ एक्चुअली being conducted in order to gain unjust or illegal advantage. So it includes misappropriation of goods, it includes manipulation of accounts, etc. What are the different level? ये देखो, misappropriation of goods, आपको वो दो प्रकार की फ्रॉड की याद आई होगी. दिस इज मा, manipulation of accounts. Misappropriation of goods is, sorry, this is fraudulent financial reporting. Manipulation of goods is ma, misappropriation of assets. टाइप्स ऑफ फ्रॉड 240 में क्या पढ़ा था? FFR, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड मा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट. इसके एग्जांपल्स क्या थे? मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज पास करने में गड़बड़ी की हो. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स का मतलब क्या? आपने गुड्स या कैश का डिफाल्केशन, थेफ्ट वगैरह किया. याद आया? देखो, सेम पॉइंट्स आउट ओवर हियर. Misappropriation of money is asset. Manipulation of accounts is fraudulent financial reporting. So, fraud at different levels. सबसे पहला, fraud in order to have the personal gain. What is bribery? इंडिया में ये समझाना बेकार है ना, बच्चा बच्चा जानता है what is bribery, है ना? करप्शन बहुत है यहाँ. So bribery, kickbacks लेना. Next is corporate level frauds or irregularities. So एडवांस बिलिंग करना, टीमिंग एंड लीडिंग करना, शेल कंपनी लॉन्च कर देना, जस्ट कंपनी ऑन पेपर्स क्रिएट करना, लोगों को ऐंठना और कंपनी को गायब करवा देना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना. ऑपरेशन लेवल फ्रॉड. व्हाट इज ऑपरेशन लेवल फ्रॉड? ऑफ बुक फ्रॉड्स, जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया, बाहर ही बार कंपनी का एसेट बेच करके फ़ायदा कमा लिया. कैश का मिस अप्रोप्रिएशन, फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट, टीमिंग लीडिंग, टेम्परिंग चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट में गड़बड़ी करना. व्हाट इज टेम्परिंग चेक्स? चेक्स में थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर देना. एक्सपेंस डिसबर्समेंट रियम्बर्समेंट स्कीम, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि हम आपका जो खर्चा है वो रियम्बर्स करके देंगे. भाई साहब जाएंगे बस से, बट बोलेंगे अरे मैम मैं तो कैब करके गया था. दिस इज रियम्बर्समेंट. दीज आर द स्मॉल लेवल का फ्रॉड विच कैन हैपन. पेरोल फ्रॉड, कमीशन स्कीम्स एक्सेट्रा. अब ये कमीशन खाने के लिए लोग क्या करते हैं? अननेसेसरी टर्नओवर ज़्यादा बताते हैं. अरे मैम करोड़ों का टर्नओवर हो गया, कमीशन लेने के लिए फेक सेल्स बताते हैं. सो ऑल दीज आर ऑपरेशनल लेवल फ्रॉड. एग्जैक्टली 240 की याद आनी चाहिए स्टूडेंट्स. वेरिफिकेशन. सो हाउ डू यू वेरीफाई? वेरिफिकेशन ऑफ फ्रॉड कैसे? सॉरी, वेरिफिकेशन ऑफ फ्रॉड सबसे पहला कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स एंड सप्लायर लेजर में. होल्ड करो, जस्ट अ पॉइंट टू बी अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. फ्रॉड कैश में 3 लेवल पे हो सकते हैं. हाउ कैश में फ्रॉड हो सकते हैं? बाय इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, बाय सप्रेसिंग कैश रिसीट्स, पैसा आया रिकॉर्ड नहीं किया, बताया नहीं, एंड बाय कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स. तो ये जो इन्फ्लेटिंग कॉस्ट पेमेंट्स है ना, उस पर आपको कैसे चेकिंग करना है, वेरिफिकेशन कैसे करना है वो दिया है. हाउ वेरिफिकेशन कैन बी डन? सबसे पहला पेमेंट्स के लिए ऑथराइजेशन चेक कर लो, इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर लो. जो भी पेमेंट्स हुआ है उसके लिए इन्वॉइसेस मंगाओ. जो भी पेटी कैश से खर्चा हुआ है उसको कोरिलेट करो. जो भी अनयूजुअल पेमेंट दिख रहा है उसको 10 बार पूछो ये क्यों किया, क्यों किया, क्यों ये खर्चा किया है. डमी वर्कमैनशिप, alteration in kinds of payments and any kind of payment which are made to related party. Yes, skepticism apply करो, be very alert. Next is suppressing cash receipts कर सकते हैं वो लोग. Now how will you verify कि cash receipts suppress किया है क्या? There are different sources of income. तो हर सोर्स ऑफ इनकम को इवेल्युएट करो कि यहाँ से पैसा आना चाहिए था, यहाँ से आना चाहिए था, यहाँ से आना चाहिए था, आया कि नहीं. Completeness of the income recorded. Negligible source of income, that is sale of scrap. कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस बॉयज स्क्रैप बेच करके आते हैं, रद्दी बेच करके आते हैं, उसका अमाउंट 900, 1000, 2000 इतना होता है. एम्प्लॉयज़ ये खुद के नाम पे रख लेते हैं. सो व्हाट इज दिस? इस एरिया को चेक करो. रिसीट मांगो, कस्टमर रिसीट मांगो. कैश डिस्काउंट जो दिया उसको थरली चेक करो. जो इन्वॉइसेस है उसको सीरियली नंबर्ड है कि नहीं है. कैंसल रिसीट, कैश डिपॉजिटेड, विड्रॉवल, एनी काइंड ऑफ कैश सेल्स, इसको चेक किया जाए.
समझ में आवे पक्का। नेक्स्ट है सप्लायर लेजर। इसका ऊपर क्वेश्चन आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। जब भी आप कस्टमर या एनी काइंड ऑफ डेटर क्रेडिटर लेजर चेक करते हो, आपको गुड्स इनवॉइस रजिस्टर चेक करना है। अगर वो लोग हम लोग कंपनी को बोल रहे हैं कि गुड्स आया एंड हमको पैसा देना बाकी है, तो गुड्स आया तो गुड्स इनवर्ड्स रजिस्टर में रिकॉर्ड हुआ होगा, वो चेक कर लो। क्रेडिट पे गुड्स रिसीव हुआ है तो उसके नोट्स चेक कर लो। हमको कोई रिबेट मिला है तो वो क्रॉस वेरीफाई कर लो। कोई रिलेटेड पार्टी से पैसा या फिर रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन किया है तो उसको वेरीफाई कर लो। एंड बैलेंस कंफर्मेशन मांग लो सप्लायर लेजर से, मतलब जो पर्सन ने हमको गुड्स सप्लाई किया है उससे कंफर्मेशन मांग लो, ही इज अ क्रेडिटर। नेक्स्ट, areas to be examined. In spite of increase in the sales or the turnover, there is a decline in profit. There is a decline in profit. बोलता है कि टर्नओवर इतना ज़्यादा है बट प्रॉफिट कम है, क्यों? हो सकता है देर इज़ अनफेवरेबल सेल्स मिक्स। जो प्रोडक्ट हाईएस्ट प्रॉफिट दे रहा है उसको कम बेचा है आपने, जो प्रोडक्ट हम लोग मरे मरे चला रहे हैं उसको बहुत दबा करके बेचा है आपने। नेगेटिव फाइनेंशियल लिवरेज, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। जो कॉस्ट है, जो सेलिंग प्राइस है, उसके अंदर इंक्लूडेड है जीएसटी। तो हमको लग रहा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है बट ये तो जीएसटी है, लोगों से लेकर के हमको गवर्नमेंट को देना है। हाई एडमिन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस अगर कम है, फिक्स्ड एसेट बहुत ही ज़्यादा है, अननेसेसरी अनवांटेड फिक्स्ड एसेट है, डेप्रिसिएशन का भाव ज़्यादा बढ़ रहा है। कॉस्ट प्राइस, इट इज़ नॉट लॉस्ट प्राइस, इट इज़ कॉस्ट प्राइस रिलेशनशिप, जो रेशियो है प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम है। ये सारा चीज़ आपको इवेल्युएट करना। सो दीज आर द एरियाज। सो इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग टर्नओवर देयर इज अ वेरी लेस प्रॉफिट। ऐसा क्यों हो सकता है? दीज आर द रीजंस। नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विथ द रिव्यू ऑफ प्रॉफिट एंड द फाइनेंशियल फोरकास्ट। तो यहाँ पे ऑल द फोरकास्ट डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। आपको फ्रेंकली स्पीकिंग एन नंबर ऑफ अनसर्टेनिटीज को टैकल करना। हमेशा ध्यान रखो फोरकास्ट में एस्टिमेशन, adjustments, basically assumptions, not adjustments, estimation, assumption, source of data, काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ को देख करके आपको फोरकास्ट करना होता है। सो बीइंग एन एक्सपर्ट आपको इन सबको टैकल करना एंड देन अपना व्यू देना। द नेक्स्ट पार्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए, हाउ इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। इन्वेस्टिगेशन इज इंक्लूडिंग द इंक्वायरीज इनटू द फैक्ट्स, दिस इज एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, no fixed time, no limitation, conclusive evidences. It actually involves detailed examination. Authority जो होती है इन्वेस्टिगेशन उसको रिपोर्ट देते हैं, बट ऑडिट में ये सब कुछ अलग अलग है। यहाँ पे we express our opinion only on financial statements. We have quarterly, half yearly, annual audits which are conducted. Engagements actually suffers from inherent limitations. We believe on persuasive evidences and not conclusive. इट एक्चुअली इन्वॉल्व सैम्पलिंग एज ए टेक्निक, जजमेंट्स इन्वॉल्व होता है, डिटेल 100% का एग्जामिनेशन नहीं होता। एंड ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो दिया जाता है टू द ओनर्स, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। डन डन अडर। सो ऑफिशियली स्पीकिंग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस खत्म होता है। बट बिफोर वी जस्ट कंप्लीट दिस, एक बार मॉड्यूल में चलना है एंड देन उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो चलो सबसे पहले एक बार मॉड्यूल हाथ में ले लेते हैं, ऊपर से गो थ्रू करते हैं। आई विल गिव यू सम एरियाज ऑफ जेआर, जस्ट रीड वाले कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको एंड देन फॉरेंसिक ऑडिट वाला पार्ट शुरू होगा। सो दिस इज द मॉड्यूल एंड मॉड्यूल में सबसे स्टार्ट में डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस के बीच में डिफरेंशिएशन करने आएगा नहीं, बट व्हाट आई पर्सनली फोरसी इज आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, वैसा वैसा हुआ है, अब आप बताओ कि ऑडिट करवाना चाहिए या ड्यू डिलिजेंस करवाना चाहिए। रिमेंबर मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट में ऐसा क्वेश्चन आता था कि ऐसा हुआ है, अब हमको पता नहीं चल रहा है, ऑपरेशन ऑडिट करवाए या मैनेजमेंट ऑडिट करवाए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। इम्पोर्टेंस, या देर आर मैनी रीजन्स। ये रीजन्स एज आई टोल्ड यू दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिस हिसाब से यहाँ पे डब्बे में दिया है नया क्राइटेरिया है। क्लासिफिकेशन इज डन, इज ऑल्सो डन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये देखो, इन ऑर्डर टू कैरी आउट के ड्यू डिलिजेंस बराबर है, तो ये सारा चीज़ हो गया। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, प्रमोटर्स,
फुल फ्लेज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कौन से एरियाज में होता है? ठीक है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में जो कैश वाला पॉइंट था कि इन्वेंट्री कहाँ रखी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है कि नहीं है, इनके पास इनफ पैसे है कि नहीं है, रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इजी गोइंग, हिडन लायबिलिटीज ये भी हो चुका, ओवर वैल्यूड असेट डन, दिस कि जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और कैश फ्लोज सही है कि नहीं है. आई डेस्परेटली फील, अब मैं क्वेश्चन समझाने वाली हूँ आपको. दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन सच एज कि यू आर एक्टिंग एज अ ड्यू डिलिजेंस ऑफिसर फॉर XYZ कंपनी. The company has stated that the company has a financial forecast of next 10 years which is as follows. ऐसे करके 10 साल का फोरकास्ट दिया. You have to evaluate कि ये जो फोरकास्ट है वो सही है या फिर ये जो कैश फ्लो वाली रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी का कैश फ्लो है वो सही है. हमको लग रहा है कि कंपनी के कैश फ्लो सही है कि नहीं है. इसके लिए आपको क्या चेक करना है? पॉइंट नंबर 1, whether the company is able to honor its commitment. इनका पास्ट ट्रेंड देख लो. Whether the company is able to completely turn their trade receivables and inventory. What is turn the trade receivables? पैसा चाहिए बॉस. डेटर्स खूब सारा, पैसा नहीं देगा तो क्या फायदा. इन्वेंट्रीज खूब सारी है, पैसा जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं है तो क्या होगा. हाउ वेल द फंड्स आर डिप्लॉयड. मैक्सिमम बेनिफिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द आइडियल फंड्स. इन्वेस्टमेंट का पैटर्न कैसा है कि नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. आई लिटरली वॉन्ट यू टू कॉपी दिस इन योर बुक्स. प्लीज मार्क इट, पेज नंबर 8. ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, एम्प्लॉई मैनेजमेंट, PF कैसा है. मैंने बोला था आपको अनफंडेड फंडेड फैसिलिटीज़ वाला. वर्क अप्रोच के लिए या दिस इज अ थिंग, जो 4th थिंग, अगैन कॉपी दिस इन योर बुक्स. वर्क अप्रोच के बाजू में लिख दो क्या 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 था ये चीज़ था. वर्क अप्रोच का मतलब क्या है? रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस कैसे साइट विजिट करना, वर्किंग थ्रू द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस, एक्विजिशन ऑफ द कंपनी, कौन सी जो एक्वायरिंग कंपनी है, इन्वेस्टर का जो डेफिनेशन था, कोई की एरियाज है उसको वेरीफाई करो एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट. ठीक है, एंड दिस वॉज द लास्ट पॉइंट जो हमारा हो चुका. थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे आपका कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड ये चैप्टर गॉट ओवर. देन इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में भी सबसे पहला पार्ट आता है डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम. सो जो चीज़ बुलेट्स में दी है मॉड्यूल में बिकम्स इनहेरेंटली इम्पॉर्टेंट. आई हैव मेंशन दिस मल्टीपल टाइम्स. सो दे कैन आस्क अ स्मॉल क्वेश्चन लाइक दिस के you are preparing investigation program. So investigation program should be drawn up having regards to what? To the nature of business, structure of organization, instruction from client, scope of your work, consent, जो भी डेप्थ में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है. So based on these 6 points you should prepare the investigation program. Page number 17, mark it important. Collection of evidences, as I told you, best evidences you should collect. Analyzing and interpreting the findings. ये जो individual steps है ना students, individual pointers are eligible for to be asked as a retail question. Reporting. So these were the important points to be kept in mind while you are preparing the report. I told you बायसनेस कम होना चाहिए, ड्यूअल मीनिंग के स्टेटमेंट कम होने चाहिए, अजम्पशंस कम होना चाहिए, क्लियर वर्ड्स होने चाहिए, जार्गन्स नहीं होने चाहिए. एंड हाँ, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स फैक्चुअल होने चाहिए, फेकोफाइंग नहीं होने चाहिए. जो भी लिमिटेशन है उसको लिख करके रखना. स्पेशल इशूज़, एक एक पॉइंट हम लोगों ने इसको डिस्कस कर दिया है. स्पेशल इशूज़ के 8 पॉइंट थे जी तक. बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टर्स, ये सारा चीज़ हमारा हो चुका. स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये वाला पॉइंट आज के लिए आपको जी आ रहा है. या आई टोल्ड यू कि बिजनेस का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पोजीशन कैसा है, ये कैसा पता चलेगा? उसके वर्किंग कैपिटल से, उसके सेल्स से, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से, एक्सेट्रा. तो ये आज का आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, कि ट्रेंड कैसे देखना होता है.
फिक्स्ड असेट्स को कैसे वेरीफाई करेंगे, इन्वेंट्री को कैसे वेरीफाई करेंगे, वो जो इंडिविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल है वो यहाँ पे दिया हुआ है. सो आज का आपका ये होमवर्क है टू गो थ्रू दीज इंटरनल पॉइंट्स ऑफ बैलेंस शीट. फिक्स्ड असेट के लिए क्या देखेंगे, ओनरशिप कौन है, टाइटल किसका है, फिक्स्ड असेट काम का है कि नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए है कि नहीं है, इम्पेयरमेंट करना है कि नहीं करना है. सो ऑल द थिंग्स विच यू अप्लाई इन ऑडिट exactly same is written out over here and hence this is JR. ठीक है, जस्ट रीड, इट इज जस्ट रीड, नथिंग टू वरी मच, बस जस्ट रीड है, एक बार रीड करना अनिवार्य. जहाँ पॉइंटर्स क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, पॉइंटर्स पे पॉइंट आंसर लिखा है ना, प्रोबेबल क्वेश्चन होगा बस. नाउ दैट वाज ओनली थिंग विच आई वांटेड यू ऑल टू सी. ठीक है, ये है स्टैट्यूटरी, दैट इज बाय लॉ, एंड दिस इज वॉलंटरी, दिस इज 6 पॉइंट्स. ये सारा हम लोगों ने कर लिया. ठीक है, सो बाय दिस ऑफिशियली ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है. चैप्टर खत्म होने का मतलब है ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है. देन वी विल बी स्टार्टिंग विद फॉरेंसिक ऑडिट.